वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पार्ट वन हमने देख लिया। अब हम पार्ट टू देखेंगे। मौर्य साम्राज्य लंबा होने के कारण इसको मैंने दो भागों में बांटा। पार्ट वन हमने देख लिया, अभी आते हैं पार्ट टू पे। हम आते हैं। पहले मेरा टॉपिक क्या है? अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसके वर्णित विषय। अशोक के प्रमुख शिलालेख है। इसमें अशोक के कौन कौन से शिलालेख है, उसके वर्णित, उसमें क्या लिखा गया है वो भी देखेंगे। पहला शिलालेख क्या है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। ये 12-13 अभिलेख जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। इसको हर पार्ट को देखना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। दूसरा अभिलेख मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पहला में क्या है? पशु बलि में। दूसरा क्या है? पशु चिकित्सा व्यवस्था किया गया है। तीसरा अभिलेख क्या है? इसमें राजकवि अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। हर 5 वर्षों पर दौरे का उपरांत किया गया है अपने अधिकारियों के द्वारा। चौथा अभिलेख इसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा किए गए हैं। पांचवा अभिलेख है धर्म महापात्रों की नियुक्ति की है। छठा अभिलेख है आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई छठा अभिलेख में। सतमा एवं आठवां, जो कि सबसे लंबा अभिलेख है, सतमा एवं आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा की चर्चा की गई। सतमा एवं आठवां में अशोक की तीर्थ यात्रा की चर्चा किया गया है। नौवां अभिलेख में इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नौवां में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। दसवां अभिलेख है। इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी अपने प्रजा के हित में सोचे। दसवां में है। 11वां है, इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है। 11वां है, इसमें धम्म की व्यवस्था किया गया है। 12वां अभिलेख है। इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात किया गया है। 13वां अभिलेख है। इसमें कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बारे में वर्णन किया गया है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है। यहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां अभिलेख क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अब इसको शुरू से हम देखते हैं। पहला अभिलेख क्या है? फर्स्ट अभिलेख क्या है? पशु बलि का निंदा किया गया है। दूसरा अभिलेख है पशु चिकित्सा के बारे में किया गया है। तीसरा अभिलेख है हर 5वें वर्ष के उपरांत अधिकारी दौरे पर जाएं। इसमें से कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा अभिलेख है भेरी घोष की जगह धम्म घोष। पांचवा अभिलेख है धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया गया है। छठा अभिलेख है धर्म नियंत्रण, आत्मा नियंत्रण छठा है। सतमा है अशोक के तीर्थ यात्रों का उल्लेख किया गया है। नौवां अभिलेख है, इसमें भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। दसवां है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी अपने प्रजा के हित में ही सोचे, या अन्यथा और किसी के बारे में ना सोचे। अब क्या है यहाँ पे? 11 में क्या है? धम्म। इसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। 12 में इसी स्त्री महापात्रों की नियुक्ति किया गया है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां अभिलेख है कलिंग युद्ध का विषय 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया और इसी में है अशोक के हृदय परिवर्तन। आफ्टर कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में चर्चा 13वां अभिलेख में किया गया। और इसी में यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है, जहां इसमें धम्म प्रचारक भेजे थे। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। यह है 14वां अभिलेख में। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब क्या है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिए थे? उपगुप्त। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था।
अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की रजत रंगनी के से पता चलता है कि अशोक शौव धर्म का उपासक था तथा निर्ग्रोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के रजत रंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था और निर्ग्रोथ के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? अशोक ने। अहरौरा लेख से यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अहरौरा अभिलेख कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं अहरौरा लेख से यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गया, 12वें वर्ष निगल सागर गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी में यात्रा किया था। ये देखेंगे इसको, क्योंकि ये वाला लाइन जो है एग्जाम में पूछता है कि 10वें वर्ष कहाँ गया, 12वें वर्ष कहाँ गया, अब 20वें वर्ष कहाँ गया। तो इसमें दिया गया 10वें वर्ष बोधगया, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। मौर्य प्रांत एवं उसके राजधानी उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र उज्जैनी। कलिंग का कहाँ था? तोसली। दक्षिणापथ सुवर्णागिरी। प्रासी पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्रा। वंस अगेन हम देखेंगे इसको। मौर्य प्रांत एवं राजधानी उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णागिरी, प्रासी पूर्वी पाटलिपुत्रा। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका पहला था कर्ज चोपर सुदामा विश्व झोपड़ी। हम इसको इस तरह से देखेंगे, कर्ज चोपर सुदामा विश्व झोपड़ी। कर्ज चोपर सुदामा विश्व झोपड़ी 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। कर्ज चोपर सुदामा विश्व झोपड़ी। और अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदायों के लिए नागार्जुन गुफा। तो टोटल कितना गुफा हो गया? 5 गुफा। कर्ज चोपर सुदामा विश्व झोपड़ी एवं नागार्जुन की गुफा। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने को कहा गया है। अब देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपराओं तथा उसकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मण, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ट, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि 4 लिपि का प्रयोग किया था। किसने? अशोक ने। अब देखेंगे ग्रीक एवं अरमाइक लिपि कहाँ का था? अफगानिस्तान का। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान से है। खरोष्टी लिपि शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि था। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं क्यों लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि जो है दाईं से राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख।
अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेडी फेनथैलर 1750 ईस्वी में पाट्रेडी फेनथैलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेडी फेनथैलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस ने। एक क्वेश्चन सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अशोक के अभिलेखों पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? 1837 ईस्वी में किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, जो केवल ब्राह्मण लिपि में लिखी गई है। तब ब्राह्मण लिपि में स्तंभ अगर लेखों की संख्या 7 है, अब ब्राह्मण लिपि में लिखी गई तो किस भारत में है? ये शेष भारत में लिखा गया है, मतलब कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका छोड़ करके शेष भारत में ब्राह्मण लिपि का ही उपयोग किया गया था। लिपि का उपयोग यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन सा? स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो ब्राह्मण लिपि में स्तंभ लेख लिखा गया है और 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। पहला भी स्तंभ लेख क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख यह पहली कौशाम्बी में स्थित है। प्रयाग अभिलेख कहाँ? पहले कौशाम्बी में स्थित थी। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में किले में स्थापित कर दिया था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित थी, जो अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दूसरा वैसे दिल्ली का टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। और तीसरा है दिल्ली मेरठ, यह मेरठ में स्थित यह स्तंभ फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। और दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था, यह स्तंभ फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा अभिलेख हो गया रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1827 में कार्लायल ने की थी। रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौड़िया अरेराज कहाँ? चंपारण में ही स्थित है। लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण में थी। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। लौड़िया नंदनगढ़ में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अब देखेंगे हम अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री किसको बोला? प्रधानमंत्री। पुरोहित कौन था? धर्म एवं दान विभाग। पुरोहित किसे बोला जाता? धर्म एवं दान विभाग वाले को पुरोहित बोला था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज कौन था? राजा के पुत्र को युवराज बोला जाता था। द्वारिका क्या था? राजकीय द्वार रक्षक को द्वारिका बोलते थे। अंतर्वेदिका अंतःपुर अध्यक्ष। सन्नतिदाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशासता कारागार अध्यक्ष। प्रदेशी राष्ट्र कमिश्नर बोला जाता था। प्रदेष्टि को कमिश्नर बोला गया था। पौर नगर का कोतवाला। पौर हो गया नगर का कोतवाला। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिकी उद्योग एवं कारखानों की अध्यक्ष होता था कर्मांतिकी। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष बोला जाता था। दंडपाल दंडपाल कौन था? सेना का सामना एकत्र करने वाला को दंडपाल बोला गया। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्ग। अब वंस अगेन हम देखेंगे इसको ऊपर से। मंत्री को क्या बोला? प्रधानमंत्री। पुरोहित कौन था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था पुरोहित। सेनापति कौन था? सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजा का पुत्र। द्वारिका राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिका अंतःपुर का अध्यक्ष। सम्हारता आय का संग्रहकर्ता। सम्हारता किसको बोला गया? आय का संग्रहकर्ता को। सन्निधिता राजकीय कोषाध्यक्ष।
प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री कमिश्नर को प्रदेष्ट्री बोला गया। पौर किसको बोला गया? नगर का कोतवाला। एग्जाम में बहुत बार ये सब पूछा गया है। व्यवहारिका किसको बोला गया? प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिका बोला गया। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिका उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष को दंडपाल। सेना का सामना एकत्र करने वालों को दंडपाल बोला गया। दुर्गपाल दुर्गरक्षक। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। अब देखेंगे लौड़िया नंदनगढ़ से चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। कौशाम्बी अभिलेख का रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और कौशाम्बी अभिलेख कहाँ था? प्रयाग स्तंभ लेख है जो कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी अभिलेख को प्राग का रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अशोक के सातवें अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेही है। इसी में लुम्बिनी के धर्म यात्रा की दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर 1/8 भाग कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। लुम्बिनी कौन था? बुद्ध का जन्म स्थान। इसीलिए वहाँ पे माफ़ किया गया था, कर को माफ़ कर दिया गया था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कौन था? जो अशोक का लुम्बिनी कौन था? बुद्ध का जन्म स्थान, और इसीलिए वहाँ पे कर को माफ़ कर दिया। वो 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। 7वां अभिलेख में ही क्या चीज़ का चर्चा है? यात्रा का चर्चा है शिलालेख में। उसी तरह से अब देखेंगे आगे कौन सा? महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सहगौरा से ताम्रपत्र अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैव प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राज्य कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। कहाँ से? महास्तंभ कहाँ में? बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम शिलालेख में यह घोषणा किया गया कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में लिखा गया है। अशोक का सार एक कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो ये कहाँ में? ग्रीक एवं अरमाइक लिपि हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में ही ग्रीक और अरमाइक लिपि का उपयोग किया गया शिलालेख पे। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित को नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। उपधा परीक्षण किसको? साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के समय पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाता था, जो हम लोग अभी एग्जाम देते हैं। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 एवं 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती, इसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा गया है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र का राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों के विभाजन विषय में किया गया था, जो 20 पति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो 20 पति होते थे, 20 पति के अधीन होते थे। प्रशासन के सबसे छोटे इकाई को ग्राम कहा जाता था। प्रशासन के सबसे छोटे इकाई को ग्राम कहा जाता, जिसकी मुखिया कौन थे? ग्रामिक थे। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था, जो 6 समितियों में विभाजित थी।
6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार वंस अगेन मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था। 6 समिति में विभाजित 30 सदस्यों का एक मंडल था। 6 समिति में विभाजित है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब देखेंगे 6 समिति क्या थी कौन कौन से थी। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति एवं कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। प्रथम में उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण था। द्वितीय समिति में क्या थी, विदेशों की देखरेख। तृतीय में क्या थी, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ में व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम में क्या, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठा में बिक्री कर वसूलना। वंस अगेन हम देखेंगे प्रथम में उद्योग एवं शिल्पकारों का निरीक्षण होता था। द्वितीय में विदेशों की देखरेख होती थी। उसके बाद जन्म एवं मरण का विवरण तीसरा में था। चतुर्थ में क्या था, व्यापार एवं वाणिज्य की देखरेख था। पंचम में निर्मित वस्तुओं की क्रय निरीक्षण थी। षष्ठम में क्या थी, कर का वसूलना, टैक्स वसूलना था। किस तरह से मौर्य साम्राज्य में बहुत अच्छे काम किए गए थे और उद्योग का भी विकास हुआ था उसमें, तब तो ये समितियाँ बनी थी। 30 मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था जिसमें 6 समिति थी और 6 समिति प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। लोग विदेशी कार्य देखते थे, विदेशी मामले की कार्य भी देखा करते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर जो टैक्स नहीं देता था, बचा लेता था, उसके मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई मार्ग जो था निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य की सेना लगभग 50,000 अश्वरोही सेना, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ हुआ करते थे। 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ हुआ करती है। और देखिए जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाखों की फौज से भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और न भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त के पश्चिमोत्तर भारत में सेलुकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिस ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। जस्टिस ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। किसने? जस्टिस ने। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। युद्ध क्षेत्र में जो नेतृत्व करेगा वो ऑब्वियसली नायक ही कहलाएगा। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था प्लिनी। यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी था। 6 लाख पैदल सेना था, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी था। और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 50,000 अश्वरोही सेना थी, 9,000 हाथी थी, वे 8,000 रथ थे। इसमें प्लिनी के अनुसार 6 लाख पैदल सेना थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी के सेना थे। और जस्टिन के अनुसार, जस्टिन क्या बोला था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना भी कहा है। किसने? जस्टिन ने। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग महासर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था, एक स्थान पर रह कर के कोई भी काम करता था उसको क्या बोलते थे? एक स्थान पर रहकर करने वालों को संस्था, एक स्थान
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है। एक स्थान पर रहकर काम करने वालों को संस्था, अगर संस्था कहीं भी होती है तो एक स्थान पे होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर काम करने वाले को संचार कहा जाता था। संचार का अब देखते हैं सैन्य समिति एवं उसके कार्य। सैन्य समिति एवं उसके कार्य। प्रथम जल सेना की व्यवस्था। प्रथम समिति जो जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, दूसरे हो जाएगा यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय हो जाएगा पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ हो जाएगा अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, पंचम हो जाएगा गज सेना, और षष्ठम राष्ट्र सेना। प्रथम जल सेना, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, जल सेना के बाद यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय हो जाएगा पैदल सेना, तृतीय पैदल, चतुर्थ हो जाएगा अश्वरोही की सेना, पंचम हो जाएगा गज हाथी की सेना, और षष्ठम हो जाएगा रथ की सेना। अब देखते हैं इसमें आगे। अशोक के समय जनपद न्यायालय का न्यायाधीश को अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा गया था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोला गया? राजुक बोला है। सरकारी भूमि को सीता भूमि एवं बिना वर्षा के अच्छी भूमि को आदेव मात्रिक कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को आदेव मात्रिका कहा गया है। अब देखते हैं मौर्य काल में द्रोणा अनाज के माप का प्रयोग किया जाता था। अनाज के माप के लिए किसका प्रयोग किया? कौन सा प्रचलन था? द्रोणा अनाज मापने की व्यवस्था थी। मेगास्थनीज जी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटे हैं? तो 7 भागों में। पहला कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा दार्शनिक, किसान, अहीर, कारगिर, सैनिक, निरीक्षक और संवाद। 7 भागों में मेगास्थनीज जी ने भारतीय समाज को बांटा था। पहला हो जाएगा दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं संभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवी कहा जाता है। स्वतंत्र जो वेश्यावृत्ति हो जो रूपाजीवी बोला जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाले को। नंद वंश के विनाश करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक के सहायता प्राप्त किया था। देखिए क्या बोलता है, नंद वंश के विनाश करने में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किया था। ये कभी कभी क्वेश्चन में बहुत ही हिडन, अगर ये बोला जाए तो ये हिडन क्वेश्चन है। अब बहुत ही एग्जाम में कभी एग्जाम में पूछ सकता है, सो इसको बहुत ही अच्छा तरह से याद करना होगा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किया था। बहुत ही हिडन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। इसी से मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। जो एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। इसको मारा था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में था।
ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि अशोका विहार कहाँ में है, तो पाटलिपुत्रा में था। इसी तरह से हमारा ये मौर्य साम्राज्य ख़त्म होता है। आज मौर्य साम्राज्य ख़त्म होता है। मौर्य साम्राज्य का हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन शिलालेख हो, अशोक का शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हुआ, कौन 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 किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थयात्रियों के बारे में दिया है, मौर्य साम्राज्य के प्रांत एवं उसके राजधानियों के बारे में हर एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक लाइन एग्जाम ओरिएंटेड है। सो इसे हमें देखना अनिवार्य है और याद करना हर एक लाइन को जरूरी। आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनते रहें, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद हो जाएगा और हर एक लाइन को इसमें डिफाइन किया गया है। सो इसी तरह से हमारा मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। और हमारे टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सो थैंक यू, बाय, जय हिंद।